नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के इतिहास का 7वां क्लास है। यह इतिहास का क्लास बिल्कुल SCERT पे आधारित है और आज का जो यह इतिहास का क्लास है वह कक्षा 8 पे आधारित है, जिसका कि यह पहला वीडियो है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कि पुनर्जागरण किसे कहते हैं। तो पुनर्जागरण जो है आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई और 15वीं शताब्दी में इटली में एक नए आंदोलन का आरंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण का नाम दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पुनर्जागरण का आरंभ का किस शहर से हुआ था तो इटली से हुआ था। आगे आपका कि 1492 में स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप के समुद्री मार्ग की खोज करी और उसके बाद 1498 में यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा के द्वारा किया गया, जो कि केरल के काली तट पर पहुंचा था। आगे है कि 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवाद कहा जाता है। मशीनीकरण की प्रक्रिया में इंग्लैंड 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई थी। तो आपसे पूछा जाए कि मशीनीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी तो इंग्लैंड में, और कब, तो 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि 1750 के बाद फिर धीरे धीरे अन्य देशों में फैली, जिसे औद्योगिक क्रांति का जन्म दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति का जन्म कब हुआ था तो 1750 के बाद, यानी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। साम्राज्यवाद सैनिक तथा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन करना, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। मुख्यतः 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 1750 के बाद का काल आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जब समय के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ अतीत से सबसे नज़दीक का हिस्सा होता है और जो कि लगभग 300 वर्षों के आसपास का समय लिया जाता है। जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं जहां पर पूर्ण रूप से शासक देश का अधिकार होता है, इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है तथा इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहा जाता है। पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जो हैं स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दर्शन जेम्स मिल हैं और जिन्हें 1817 में इनके पहले खंड को प्रकाशित किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? जेम्स मिल हैं। अपने देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार है तथा नेहरू स्मारक पुस्तकालय भी है और पटना में स्थित सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय बिहार का राज्य अभिलेखागार जैसी संस्था है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय कहाँ पर है तो पटना में है और यह किस राज्य का अभिलेखागार है तो बिहार राज्य का अभिलेखागार है। आगे के लगभग 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ और भारत में इसका इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय कह लो या बहादुर शाह जफर कह सकते हैं, उनकी फ़ोटो उपलब्ध है और यह पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसकी फ़ोटो कैमरे से खींची गई थी। ऐतिहासिक सौदों के रूप में व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं की फ़ोटो बहुत उपयोगी साबित होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कौन पहला और अंतिम मुगल बादशाह था जिसकी फ़ोटो खींची गई तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। आगे की भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव शामिल हैं। जैसे कोई भी मौसम संबंधी सूचनाएं आप पढ़ते हैं तो उसमें नाम आता है भारतीय उपमहाद्वीप। तो उसमें कौन कौन से आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव आते हैं। बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान कहलाएं। बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बना। तो आपने पता है वो 1971 में युद्ध हुआ जिसके तहत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हो गए। 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत का गठन किया गया और 1936 में पुनः उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार से उसके दक्षिणी पठारी क्षेत्र को एक अलग राज्य झारखंड नाम दिया गया। तो झारखंड कब बना? 15 नवंबर सन 2000 को। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1936 में। और उड़ीसा और बिहार वाला जो क्षेत्र था बंगाल से कब अलग हुआ तो 1912 में। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की।
इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के व्यापार का एकाधिकार दिया और इस समय भारत पर मुगल वंश का शासन था और उस समय जो मुगल वंश का सम्राट था वह कौन था? अकबर था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है वाणिज्यवाद का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियाँ आती हैं। इसमें किसी देश की संपदा का अंदाजा उसके पास जमा मूल्यवान धातुओं विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है। फ्रांसीसियों का मुख्यालय पुडुचेरी था तथा इसी दौरान अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज था जो कि मद्रास में स्थित था। अगला है मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना और तत्कालीन समय में बंगाल की राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद थी। यही मुर्शिद कुली खां ने ठीक है अपने नाम पे इसका नाम मुर्शिदाबाद रखा था। आगे की बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर बनी थी। बंगाल के 3 शहर गोविंदपुरम, सुतानाती और कालीकाता को मिलाकर कोलकाता शहर की स्थापना किया गया था जाप चारनाक के द्वारा। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे है कि कंपनी ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से 1717 में एक शाही फरमान जारी कराया और इसे ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि फर्रुखसियर ने शाही फरमान या मैग्ना कार्टा कब जारी किया था? तो 1717 में। अगला है कि 1757 में लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें सिराज उद दौला की हार हुई और मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बनता है। मीर जाफर के विरोध के बाद 1760 में मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। बक्सर का युद्ध 1764 में बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के साथ ये मतलब कि तीनों भारतीय सैनिक थे और इनके विपक्ष में कौन थे? अंग्रेजों के बीच लड़ा गया और बेसिक तौर पे इसमें अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेजों की जीत के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। और उसके बाद जब अंग्रेजों की जीत हुई तो अंग्रेजों ने तत्कालीन समय में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था उसके साथ इलाहाबाद में एक संधि करी थी 1765 में जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। मैसूर राज्य का संस्थापक हैदर अली था जिसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था। 1799 में श्रीरंगपट्टनम में चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। वर्तमान समय में भारत की कुल आबादी का 68% हिस्सा गांव में रहता है। इसका अर्थ है कि भारत की अर्थव्यवस्था गांव पर आधारित है। आगे अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1789 यानी कि 1789 में की गई जिसे 1793 में भारत के अधिक से अधिक क्षेत्रों पर लागू किया गया। इसमें किसानों से लगान वसूले जाते थे और लगान कितना था? 9/10वां भाग तय किया गया और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में लागू किया गया था। आगे की रिकार्डो की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक है जो कि 1821 में प्रकाशित हुई और उसे भारतीय किसानों के बारे में और साथ ही साथ जमींदारों के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। दक्षिण और पश्चिम भारत में एक नई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई और इसमें किसानों का सीधा करार किया गया मतलब बीच में कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था और इन इलाकों में परंपरागत जमींदार नहीं होते थे। इसमें किसानों की खेती पर होने वाले खर्च को काटकर जो बचता था उसका 50% लगान के रूप में तय किया गया परंतु इसे अस्थायी नहीं बनाया गया मतलब इसे अस्थायी नहीं बनाया गया। प्रत्येक 30 वर्षों के बाद लगान की राशि में बदलाव किया जाना तय किया गया। पंजाब, दिल्ली एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अंग्रेजों ने महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की और उनका सीधा किसानों की जगह गांव के काफ़ी बड़े जमींदार या गांव का जो प्रधान हुआ करता जिसे महाल कहते थे उनके संपर्क में रखा गया, इसीलिए इसे ठीक है महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कृषि योग्य भूमि का 19% हिस्सा अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, 29% हिस्सा महालवाड़ी के अंतर्गत और 52% हिस्सा जो था वह रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था उस समय ब्रिटिश भारत में। 1857 में महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिले में किसानों ने विद्रोह किया और इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी जिसे दक्कन का विद्रोह कहा जाता है। नील की खेती के दौरान किसानों को जो कष्ट हुआ उसके बारे में 1807 में एक पुस्तक छपी जिसका नाम था नील दर्पण और इसके लेखक का नाम उल्लेख कहीं पर नहीं मिलता है, लेकिन नील दर्पण से बेसिक तौर पे किस प्रकार से किसानों की स्थितियां दयनीय थी इसके बारे में हमें अवश्य पता चलता है। बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से उत्तर बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाके में की जाती थी।
वर्तमान का जो गया जिला है वह अफीम के उत्पादन के लिए तत्कालीन बंगाल का जो प्रांत था उसमें काफ़ी फेमस था, कि पूरा जो बंगाल का प्रांत हुआ करता जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा आते थे, उसमें सबसे अधिक अफीम कहाँ पे होता था? गया जिले में होता था। बिहार में नील की खेती के दो तरीके थे, एक था जिरात और दूसरा असामी बार। जिरात में क्या होता था कि अंग्रेज सीधे अपनी देखरेख में मजदूरों से नील की खेती करवाते थे, और आसमी बार में क्या हुआ करता था कि जो किसान था, ठीक है, और उसको अंग्रेज बाध्य करवाते थे कि तुम इस पे, ठीक है, अपने मजदूरों से क्या करो, खेती करवाओ। तो इसे आसमी बार कहा जाता था, और आसमी बार के तहत ही तीन कठिया प्रथा शुरू हुई, और इसी तीन कठिया प्रथा के विद्रोह में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किया? चंपारण में शुरू किया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई थी। अगला है आपका कि सॉरी, यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था नहीं होगा, कि बिहार में अंग्रेजों के समय जो भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी वह क्या थी? अस्थाई बंदोबस्ती बिहार, बंगाल के कुछ और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन हुआ करता था? तो भूमि का मालिक किसान हुआ करता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन था? तो किसान था। अगला है आपका कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय गांवों पर अपने शासन को मजबूत करना, मतलब कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय गांवों पर अपने शासन को मजबूत करने का यही मुख्य उद्देश्य था। आगे आपका कि जनजाति समाज को आम भाषा में आदिवासी कहते हैं। 1854 में अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत की, जिसके कारण अधिक मात्रा में लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी और जंगलों की कटाई हुई। तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की तथा 1865 में वन अधिनियम को भी बनाया। 1878 में अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाया। इसके तहत जंगल को दो भागों में बांटा, एक था सरकारी जंगल और दूसरा था आरक्षित जंगल, जिसके अंतर्गत जनजातियों का घर जुड़ गया। और आरक्षित जंगल का मतलब उसमें किसी प्रकार की जनजातियां गतिविधियां नहीं कर सकती हैं, वहाँ पर रह नहीं सकती हैं, जिसके कारण, ठीक है, उनका घर उजड़ा। और जब उनका घर उजड़ा तो वह जगह जगह पे क्या किए? विद्रोह किए, और यहीं से आपके जनजाति विद्रोह की शुरुआत होती है। तो भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति संख्या है वो है भील जनजाति की। गैर आदिवासी सेठ महाजन जो अधिक ब्याज पर ऋण देते थे उनका शोषण, और जिनको ऋण देते थे उनका शोषण करते थे, यह व्यापारी और बिचौलिए वर्ग के बीच का काम करते थे, इन्हें दीकू कहा जाता था। तो बेसिक तौर पे कौन हुआ करते थे? महाजन ही हुआ करते थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमाड़ थाना के अंतर्गत उलिहातू गांव के निकट एक छोटे क्षेत्र चलकत में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। सन 1895 ईस्वी में बिरसा को उनके कुल देवता सिंगबोगा से एक नए धर्म प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। 25 दिसंबर 1899 को बिरसा ने अपना पहला आक्रमण ईसाई मिशनरियों के पर किया। 2 जून 1900 को हैजा की बीमारी से बिरसा की रांची जेल में मृत्यु हो गई। जनजातियों की समस्या को समझने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाया गया, और इसके तहत कहा गया कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जनजातियों की ज़मीन को खरीद नहीं सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा के विद्रोह का यहाँ पर प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजों को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाना पड़ा। 1920 में उत्तर पूर्व भारत, मुख्यतः नागालैंड में धार्मिक सुधार हेतु जादोनांग नाम के एक रांगमेई जनजाति ने विद्रोह किया, जिसे जेलियांगरांग आंदोलन का नाम दिया गया। जादूरांग ने अपने 13 वर्ष की चचेरी बहन गिनडालियू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य के स्थापना का प्रयास शुरू किया, परंतु अंग्रेज सरकार को इसकी भनक लग गई, और जिसके कारण एक हत्या के आरोप में 29 अगस्त 1929 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन इनकी जो बहन थी उसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, और यही आंदोलन आगे चल के महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी हिस्सा बना। 1 दिसंबर 1963 को जादूरांग के प्रयासों का ही फल रहा कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक राज्य की स्थापना होती है, और 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन करके झारखंड राज्य बनता है। तो अब इससे कुछ संभावित प्रश्न देखते हैं कि जनजाति समाज के लोगों को आम भाषा में क्या कहते हैं? तो आदिवासी कहते हैं। दीकू किसे कहा जाता है? तो मैंने बताया महाजन को। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के थे? तो छोटा नागपुर क्षेत्र के थे। और अगला है
गिंडालियो अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन का परिणाम है? तो बिहार राज्य का परिणाम है। तो दोस्तों ये रहे क्लास 8 का पहला वीडियो, और संभवतः इसके दूसरा और तीसरे पार्ट में क्लास 8 का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग भूगोल को शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।